तो चैप्टर शुरू होता है यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना के साथ। देखिए तो उसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। आपको देख पता चलेगा कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही एक आदमी का नाम जुड़ जाता है, A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और ये शिमला से रिटायर हुए थे। उन्होंने ही क्या कहा था कि यहाँ के एलिट ग्रुप को कहा था कि आपको एक संगठन बनाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। भारत के वासियों के लिए कौन जाएगा बात करने के लिए, तो एक आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए सामाजिक, जो भी आपको रिफॉर्म्स करने उसके लिए। तो बहुत सारे उसने इंडियन लीडर्स को बुलाया और कॉज बताया कि हमको एक इंडियन नेशनल यूनियन की आवश्यकता है ताकि आप अपनी बात ऊपर तक हाई कमान तक पहुंचा सकें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वर्ड चेंज हो गया है ना कांग्रेस में, और कई लोग मानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कई सारे सोसाइटीज़ थे है ना जो राज्यों में काम कर रहे थे, बट कांग्रेस का स्थापना इस प्रकार से होता है, मैंने कुछ शॉर्ट में बताया। जो पहला इनका अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें क्या था 72 लोग आए थे, जिसमें से 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम्स थे और जो बाकी थे वो जैन और पारसी व्यक्ति थे। अब आते हैं आपका चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए जो हमारा आज़ादी का जो भी पूरा घटनाक्रम है, जो टाइम है, उसको हम लोग 3-4 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा तो होता है 1885 से 1905 का, इसे एक हिस्सा माना जाता है। हमारा जो आंदोलन है इसे एक हिस्सा मानते हैं, और दूसरा हिस्सा मानते हैं 1905 से ही लेके, इसको 2 अलग अलग तरीके से बांटते हैं। कुछ लोग 1919 मानते हैं, 1919 मानते हैं। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 1917 बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद गांधीयन एज आता है। मतलब ये बेसिकली टूटता है क्योंकि ना यहाँ से इसके बाद से गांधीयन एज आता है। अगर आप 1919 ले रहे हैं या 1917 ले रहे हैं तो दोनों में से कोई भी लीजिए, वहाँ से लेके 1939 एक गांधीयन एज होता है, और इसके बाद वाला जो है वो फिर आज़ादी के लिए हो जाता है, टिल जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। कुछ किताबों में इसे एक माना गया है ना। इसमें क्या होता है कि मतलब ये पूरा गांधी, यहाँ से गांधीयन एरा स्टार्ट होता है, गांधी जी पूरा कांग्रेस को लीड करते हैं, आंदोलन को लीड करते हैं और आज़ादी तक। बट कुछ लोग इसको 2 डिवाइड में करते हैं कि यहाँ तक गांधीयन एज है, बट इसके बाद स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे आंदोलन, क्विट इंडिया जैसे 1942 बहुत ठीक था, अच्छे लेवल तक भी पहुँचा था, बट उसके साथ कई सारे सैनिक विद्रोह भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है। तो खैर ये इस तरीके से बांटा जा सकता है। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो इस एरा के बारे में है, 1885 से लेके 1905 तक में। होता क्या है देखिए, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट नेम, ठीक। ये एलिट, मतलब ये एक विचारधारा थी, ऐसा लोगों को लग रहा था कि इसमें जो ना बड़े बड़े ज़मींदार थे, है ना, ज़मींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, है ना, लॉयर हुआ करते थे। तो ये सारे ना अमीर लोग होते थे। तो एक एलिट ग्रुप का ये ग्रुप बन चुका था, जिन्हें फेथ था ब्रिटिशर्स पे। हाँ, ये बात तो सच थी, ये बात कुछ गलत नहीं है कि इन्हें बड़ा विश्वास था। क्यों विश्वास था, उसका रीज़न है। देखिए रीज़न ये था कि उनको ये लगता था, देखिए जब इंग्लिश है ना लैंग्वेज आई और उसके बाद एक एजुकेशन आया, और जब उसको पढ़ के कई सारे लोग, बड़े बड़े लोग जब विदेश गए, इंग्लैंड गए, जब उन्होंने वहाँ की दुनिया को देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई डेवलपमेंट तो इसको कहते हैं, है ना। ये डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि ये पूरे यूरोप में है। मैं बात कर रहा हूँ 1885 के पहले की बात, मान लीजिए इस एरा की बात कर रहा हूँ। तो इस एरा में क्या हुआ, तो इन्होंने देखा था कि वहाँ पे जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री हो चुका है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट आ चुका है, इसके बारे में काम हो रहा है, लैब है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे एक सिस्टम है। इंडिया में जब वो आते हैं तो देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए ना ये लोग मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ये सब जो नॉलेज है, ये जो लैब है, ये रोड है, ये हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है, सिस्टमेटिक वहाँ पे जुडिशरी है, ये सब चीज़ हमको मिलना चाहिए। तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया जैसी फ्रीडम है, तो ये मानते थे कि ना फ्रीडम सेकेंडरी है, फर्स्ट है इंडिया का एक डेवलप कंट्री होना, है ना, एक डेवलप कंट्री होना, यहाँ के लोगों का शिक्षित होना, अपने पाँव पे खड़े होना, उद्योगों का लगना, फैक्ट्रियों का लगना, प्रोडक्शन होना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कांग्रेस के जो स्टार्टिंग में जो मॉडरेटर्स थे ना, वो क्लियर बोलते दैट वी हैव द फेथ इन द ब्रिटिशर्स। हमें
अंग्रेज़ों पे बहुत विश्वास है और वाकई में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे स्टार्टिंग के बहुत अच्छे काम किए। सती प्रथा देख लीजिए, एक शारदा एक्ट उन्होंने लाया था, है ना? आप लोग शायद पढ़े हैं कि नहीं पता, पता नहीं। शारदा एक्ट आपको पता है, इससे पहले 9 और 10 साल हुआ करती थी लड़कियों की शादी की एज, उन्होंने उसको 14 या 16 किया, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो कई जगह 12 भी हो चुका था, बट उसको बढ़ा के 14-16 करना एक ऐतिहासिक था। सती प्रथा उन्होंने बंद किया था, छुआछूत पे वो लगाम लगा रहे थे। तो दलित समाज को ऊपर तो लिफ्ट तो कर ही देते, तो बहुत सारी चीज़ें हो तो रही थी बहुत अच्छी। तो कैसे करना चाहते थे, जो मॉडरेट्स, जो एलिट ग्रुप था, वो कैसे चेंज करना चाहता था? वो चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो, संवैधानिक तरीके से हो, मतलब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, हम लोग एक संविधान जैसा कुछ नियम हो हमारे देश के लिए, और उसमें समय समय पे बदलाव लाएं। कैसे लाएं बदलाव? तो पिटिशंस एंड रिजोल्यूशंस, हम कोई, ये इसका मतलब होता है याचिका, मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जनहित याचिका लगा दी गई कोर्ट में, तो एक अपील किया जाए, एक अपील, जैसे आप छुट्टी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सिस्टर या क्लास टीचर प्लीज़ गिव मी और ग्रांट मी लीव, तो बस वैसी आपकी मानी तो हो जाती। तो उनका ये था कि हम ऐसे करके मांगेंगे और कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम क्या मांग रहे हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं, है ना, जो हमको जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अंग्रेज देने को भी तैयार थे। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि इसको लेके मॉडरेट्स, मॉडरेट का मतलब होता है जो मंदक है, मतलब जो न्यूट्रल टाइप का है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, जो बातचीत पे ज़्यादा एतबार करता है, बिलीव करता है, उसको लगता है कि बातचीत करके कई सारे मसलों को हल कर सकते हैं। तो वो मॉडरेट्स थे। वो क्या थे? एलिट ग्रुप के थे, बहुत अमीर अमीर हुआ करते थे। और उन्होंने फिर क्या किया, देखिए यहाँ पे उनको फेथ था ब्रिटिशर्स पे, फेथ था ब्रिटिशर्स पे, और वो क्या चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो, है ना, रिफॉर्म्स के थ्रू हमारे लिए चीज़ें बने, और इसके लिए वो क्या करते थे, पिटिशंस डालते थे, है ना। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स क्या हुए, जैसे कि एक इंडियन काउंसिल हुआ करती थी, ठीक, वो चाहते थे कि इस काउंसिल में, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था 1857 की क्रांति के बाद में, जब सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जब जो गवर्नमेंट है वो किसके पास चल जाती है, गवर्नमेंट चल जाती है क्वीन के पास, है ना। क्वीन बोलती है मैं सारा चीज़ देखूंगी, आप बिजनेस सिर्फ देखिए। तो जब वो क्वीन देखने लगती गवर्नमेंट को, तो उसने एक इंडियन काउंसिल को रखा था ताकि हम इसके सलाह मशवरा पे जो भी भारतीयों को चाहिए हम वो चीज़ उनको देते रहे। तो वो चाहते थे कि इंडियन काउंसिल में जो जो लोगों की जो सदस्यता थी 6 थी, वो 12 कर दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हों। तो ये अपील करना चाहते थे, और अंग्रेज भी तैयार होते थे, ऐसा नहीं कि उनकी बात काटते थे, जो भी सही होता था। जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, तो वो चाहते थे कि इनमें अलग अलग जगह में संख्या बढ़ाई जाए, केंद्र में भी हमारी सदस्यता बढ़े। किन की सदस्यता बढ़े? भारतीयों की सदस्यता बढ़े। मतलब जो गवर्नमेंट करना चाहती थी ना, वो इनका एडवाइजरी पे काम करती थी, अपने मन से भी करती थी, बट अगर ये बोलेंगे कि सर वहाँ पे ना डैम की बहुत ज़रूरत है, तो ये मान लेंगे, अपने इंजीनियर भेजेंगे, ज़मीन का मुआयना करवाएंगे, डैम के लिए पैसा पारित करेंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो काउंसिल जो बोलता था उसकी बात की अहमियत देते थे। और क्या कहते थे कांग्रेस के लोग? वो कहते थे ठीक है सर, प्रोविंशियल में भी जैसे आप राज्य स्तर पे भी एक बनाते हैं ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी संख्या बढ़ाई जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक इतना बड़ा राज्य है, आपने इससे 2 आदमी लेके रखे, एक आदमी यहाँ पर, एक आदमी यहाँ से है, तो ये एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है, मतलब रायगढ़ इतना बड़ा एरिया है, बट हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ ही है, एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, कि मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कुछ यूँ दिखता है ना, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा है। तो मान लीजिए यहाँ से आपने 2 आदमी ले लिए, तो ये तो हो गया निचले वाले संभाग बस्तर एरिया में, और ये हो गया मतलब ऊपर का सरगुजा संभाग। तो ये बिलासपुर संभाग, रायगढ़ और रायपुर, यहाँ से तो कोई गया नहीं, तो सरगुजा वाला आदमी रायपुर की परेशानी क्या बता पाएगा? तो इसी आधार पे वो बोलते थे कि सर प्रोविंशियल में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो ले रहे हैं, उनकी संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए। वो एक और बात कहते हैं, सर आप कॉलोनियल रखिए। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इंग्लैंड है और यहाँ पे ये भारत है, ठीक, भारत है, तो इसने इसको क्या बना के रखा था? अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। क्या बनाया था? कॉलोनी बना के रखा था। तो ये कहते थे सर कॉलोनी आप बना के रखिए, आप यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना, लेकिन हमारे लिए कुछ कुछ खर्च तो करिए, कम से कम हमको अपना सेल्फ गवर्नमेंट तो दीजिए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है ठीक है आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा, आपकी आर्मी भी रहेगी, फौज वो सब चीज़ है, बट सरकार तो हमारी बना दीजिए ताकि हम अपने लिए हेल्थ ले सकें,
एक ऐसी सरकार जो हिंदी समझती हो, प्रादेशिक भाषा समझती हो। अब तमिलनाडु में है ना, आप अंग्रेज़ को बैठा दिए, वो ना हिंदी बोल पा रहे हैं ना उसको ढंग से इंग्लिश आ रही है। तो वो चाहते थे कि ऐसी सेल्फ गवर्नमेंट हो जो कि ना तमिल भी समझ ले, और आपको अपनी काम जब जब भी करवानी होगी तो अंग्रेजी तो समझेंगे ही। तो हर चीज़ में हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, चाहे टैक्सेशन हो, रेवेन्यू हो, पुलिस थाना कचहरी हो, जुडिशरी हो, है ना। जुडिशरी हर जगह क्या होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट, हमारा एक नुमाइंदा होना चाहिए। उसके बाद क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था, प्रशासनिक रिफॉर्म्स क्या करवाना चाहती थी कांग्रेस या क्या करवाया। हाई पोस्ट 1857 के बाद ये बात आई कि हाई पोस्ट पे भारतीय नहीं रहेंगे ताकि विद्रोह ना हो। बट ये इनके खिलाफ थे, बोले कि देखिए विद्रोह जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे में योग्यता है, अगर हम क्वालिफाइड हैं, है ना, तो हमको हक तो है अपने देश में अपने देश की सेवा करने का। हम कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते, हम पुलिस दरोगा क्यों नहीं बन सकते, है ना, डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते, हॉस्पिटल में जॉब क्यों नहीं कर सकते, अगर हमारे लोग को तो सेवा करनी है। उसके बाद आईसीएस एग्जाम ना इंग्लैंड में होते थे, तो वो चाहते थे कि इंडिया में भी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके, हर कोई इन्वॉल्व तो जा नहीं सकता। रिप्रेजेंटेशन एक्स काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं इसमें, और जुडिशियल वाले में, है ना, और एक वाइसरॉय के में भी था। वो चाहते थे कि ना रिप्रेजेंटेशन हो, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हो और जुडिशरी में भी हमको एक सही, हमको एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी ये क्या है ना, सफाई का काम करती है, तो विलेज हो गए और टाउन हो गए, है ना। तो इनका ये बोलना था कि म्यूनसिपैलिटी जो है वो और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो म्यूनसिपैलिटी स्ट्रांग होने से क्या होगा, देखिए गांव में क्या होना, बीमारी, हेल्थ, बहुत एक सैनिटाइजिंग जो होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो एक तो गंदगी होती है, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो वो ये चाहते थे कि म्यूनसिपैलिटी इतना स्ट्रांग हो ताकि वो गांव में ना साफ़ सफाई रख सके, हेल्थ को क्योर कर सके, ताकि क्योंकि हेल्थ के बिगड़ने पे लोग टाउन आते थे हर बार। तो कांग्रेस चाहती थी कि गांव में भी एक म्यूनसिपैलिटी हो, बहुत अच्छे से काम करे और शहर के लिए भी करे। सफाई पे बहुत ज़्यादा वो चाहते थे कि काम हो। क्यों? क्योंकि ये लोग जब जो कांग्रेस में थे उन्होंने इंग्लैंड घूमा था, तो उनको पता था भाई साफ़ सुथरेपन का क्या फ़ायदा होता है, मार्केट कैसे इस्टेब्लिश होता है, बाहर के लोग कैसे आएंगे। तो चाहते थे कि गांव की जो स्थिति है वो स्थिति सुधरे। सिविल लिबर्टीज़ क्या थी, स्पीच देने की फ्रीडम कांग्रेस का मानना था कि कम से कम हमको बोलने का हक तो मिलना चाहिए। ये मतलब गुलामी है, स्लेव टाइप का लगता है। तो अंग्रेज़ों ने भी माना कि हाँ भाई एकदम स्लेव जैसा भी नहीं रखना चाहिए इंसानों को, नहीं तो विद्रोह होगा। आप ज़्यादा सप्रेस करोगे एक लेवल तक, आप चलो प्रेशर दे रहे हैं ठीक है, एकदम ज़्यादा देने लगोगे प्रेशर तो क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा कोई भी चीज़। तो विद्रोह एक बार देख चुके थे कि लॉस उनको बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उनको भी लगा कि नहीं ठीक है बोलने की आज़ादी दिलवाएंगे आपको। तो उन्होंने एक चीज़ और मांग लिया कि असेंबल एंड टू फॉर्म द एसोसिएशन, हमको एकत्रित होना और संगठन बनाने का। भाई संगठन तो बनना चाहिए ना, औरतों का बनना चाहिए और बुज़ुर्गों का बनना चाहिए, है ना, रिटायर्ड लोगों का बनना चाहिए, डॉक्टर्स का बनना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वाले को बनना चाहिए। ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे तालमेल अच्छा होता है ना। अब डॉक्टर मिलेंगे तो बीमारी के बारे में और ज़्यादा बात कर पाएंगे। तो कई सारे सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को बहुत सारा अच्छी चीज़ बता देंगे। आपने एक औरत को ले लिया, एक डॉक्टर को ले लिया, एक टीचर को ले लिया, ये आपस में क्या बात करेंगे, है ना। तो वो बोलते थे कि हमको एक एसोसिएशन फॉर्म करने की आज़ादी तो मिलनी चाहिए। प्रेस ठीक है, आलोचना होगी सर, लेकिन आलोचना से सुधार भी तो होगा। तो उनका बिलीफ क्या था, तो ये तीनों जो है ना सिविल लिबर्टीज़ के बारे में था। स्पीच, मौलिक अधिकार जैसा कुछ है ये, असेंबल एंड टू एसोसिएट द ग्रुप्स, और फ्री प्रेस। बिलीव्स क्या था, बिलीव ये था भाई, ये तो मैं बता चुका हूँ। फेथ इन ब्रिटिशर्स किनको था, मॉडरेटर्स को था, है ना, जो स्टार्टिंग के कांग्रेस के मेंबर थे उनको बहुत बिलीव था कि ब्रिटिशर्स के साथ रहिए, देश का बहुत सारा चीज़ अच्छा करेंगे। इंस्पिरेशन एंड द गाइडेंस, वो मानते थे कि हम किधर जाएं, तो इंग्लैंड हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस है। मान लीजिए कोई एक आदमी आया है ना, इसके हाथ में ड्रेस है, मतलब ये इसने ड्रेस पहना हुआ है बहुत अच्छा, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमने देखा कि भाई इसके पास टोपी है ना, हैट है, इसके पास कोट है, इसके पास पैंट है, बेल्ट है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को तो हमको पता चलता है अच्छा ये जूता पहनना चाहिए कीचड़ में, फैलाने में, ये अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये तरीका। तो ये कई सारी चीज़ें मालूम चलती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। अंग्रेज़ क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांस है यूरोप में। तो जब हम एक आदमी को ही देखते हैं तो हमको कितने सारी चीज़ मालूम चलती है, अच्छा ये कोट है, ये फलाना है।
तो जब ये जानकारी आपको मिल जाएगी और आप बाहर जाएंगे तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। मतलब अंग्रेज़ों से ना आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा और बहुत सारा गाइडेंस भी मिल रहा था, कैसे हमको बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करना है, हमको बिजनेस कैसे करना है। भाई अंग्रेज आगे तो बढ़ रहे थे ना, तो कांग्रेस के लोग चाहते थे कि ये चीज़ हमारे नेता सीखें कैसे। इवन जो ग्रुप बना था, ए ह्यूम ने जो बनाया था वो खुद एक ब्रिटिशर्स थे, इससे पहले तो हमने ग्रुप भी नहीं भी बनाया था। तो उनको मानना था कि भाई अंग्रेज़ों में हज़ार खामियां हो सकती हैं, बट कुछ फ़ायदे की चीज़ भी हैं जो हमको एब्जॉर्ब करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश पे बहुत जोर दिया, किसने? दादा भाई नौरोजी ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। काफ़ी पढ़े लिखे थे, गज़ब के नेता थे, अच्छा खासा इनका दबदबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो चाहते थे कि इंग्लिश हो, क्योंकि आप इंग्लिश जब जानेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जानने वाले, बोलने वाले, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ अंग्रेज राज कर रहे थे वहाँ वहाँ अंग्रेज़ी मजबूत हो रही थी। तो उनका लगता था कि अगर हम अंग्रेज़ी जान जाए तो पूरी दुनिया से हम संपर्क कर सकते हैं, और हुआ भी। इसके बाद देखिए मेथड ऑफ स्ट्रगल है, पिटिशन याचना देना, रेजोल्यूशन पास करना, डेलीगेशन, मतलब कई सारे लोग ना क्या करते थे, एक जगह एकत्रित होते थे, ठीक, और एक आदमी उनको संबोधित करता था। ये गांव में, बस्ती में, सब जगह ऐसे आदमी लोग ना इकट्ठा होते थे, और ये ना चुनता था एक आदमी को, चलो भाई कांग्रेस का मैं हूँ और मैंने सबको चुन लिया, अब इनमें से मैं इसको चुन लेता हूँ, चलो आ जाओ। तो ये आदमी यहाँ आ गया, इसमें से यहाँ पीछे से एक आदमी को चुन लिया, तो ये दो आदमी हो गए। तो इसने कहा कि भाई तुम दोनों जो है इन सब की समस्या लेके कहाँ जाओगे? दरबार में जाओगे, जहाँ पे भी है कोई काउंसिल है तो वहाँ जाइए और हमारी समस्याओं को बताइए। तो यही होता है डेलीगेशन। ग्रुप सदस्यों को बार बार भेजते रहते थे, हर दो दिन बाद, एक दिन बाद दो आदमी जाके अपनी मांगों को वहाँ पे रखते थे। लिफलेट्स तो आपको पता ही है, छोटे छोटे पेपर होते हैं ऐसे, है ना, साड़ी, और उसके आते हैं जो हम लोग बिना पढ़े फेंक देते हैं। वो लिफलेट्स छाप छाप के बांट रहे थे। कई सारा इसमें क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे उन लोग ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों को, और रात रात में बांटते थे, है ना, ताकि लोग चोरी छुपे उसको पढ़ लें। शहरों में, बस्तियों में मीटिंग होने लगी। कांग्रेस क्या कर रही थी, रूट लेवल से मिलना चाह रही थी, है ना, निचले लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं होता है। एलिट ग्रुप ही क्या करता है, शहरों में ज़्यादा वो घूमते रहता है। इकोनॉमिकल वो रिफॉर्म करते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पढ़ा है, सिविल लिबर्टीज़ पढ़ा है, और ये चौथा पढ़ा है कि पैसे के आधार में वो क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू जो, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट था, ये गज़ब था, रवटवाड़ी जो था वो भी गज़ब का था। तो वो चाहते थे कि भाई कोई ऐसा लैंड रेवेन्यू का है जिससे कि हम भी सांस ले सके, आप भी लीजिए। तो लैंड रेवेन्यू के बारे में बोलना चाहते थे कि ज़मीन के आधार पर मत लीजिए, उपज के आधार पर लीजिए। लोन्स मिलने चाहिए मजदूर, किसानों को, फार्मर्स को, है ना, क्योंकि ना जो सेठ साहूकार है वो बहुत ज़्यादा लेता है, पैसा नहीं चुकाने पे बेटे लोगों को बंधुआ मजदूर बना देता है ना, ऐसा होता था पहले। तो वो चाहते थे कि हमको लोन जो है कम दामों में मिले और सही तरीके से मिले, ताकि फार्मर्स अच्छा काम कर सके। सॉल्ट टैक्स, देखिए इंडिया में पोटैटो आ चुका था और पोटैटो लोग खाना शुरू कर चुके थे, राइस भी अच्छा खासा चल रहा था, कई सारी चीज़ों में सॉल्ट लगता था। एक कहावत होती है हमेशा जो कही जाती है कि कुछ नहीं तो नून रोटी खा लेंगे, मतलब नमक के साथ रोटी खा लेंगे। तो नमक जो था एक बहुत बड़ा ग्रेडियंट था, चीज़ों को खाने में बहुत हेल्प करता था। प्रिजर्वेटिव तो था ही यूरोपियंस के लिए मसालों के साथ में। तो वो चाहते थे कि इस पर टैक्स ना लगे, क्योंकि ना देखिए पोटैटो ये सब चीज़ ना पहले लोग ज़्यादा उगाते थे, घर में हो जाता था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि सॉल्ट पे टैक्स हो, है ना, जब सॉल्ट पे टैक्स होगा तो खाना बहुत दुभर हो जाएगा। उसके बाद वो इम्पोर्ट ट्रेड प्रोडक्शन, यहाँ पे डैश आएगा। वो चाहते थे कि जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो भी बाहर से सामान आ रहा है, जैसे मान लीजिए जहाज है और इस जहाज से आपने कोई सामान मंगाया, अब जहाज से आपने जो सामान मंगाया वो सेम चीज़ हमारे इंडिया में भी बन रहा है, तो अगर इसकी कीमत आप 60 रुपये में मंगा रहे हैं और हमारे यहाँ 200 में बन रहा है, तो हमारा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। आप मशीन से बना रहे हैं जो भी है, तो उनका बोलना था इसमें आप टैक्स लगा लो प्लीज़, कम से कम 160 का तो कर दो, 40 कम रहेगा, बन जाएगा, जिसको क्वालिटी चाहिए हमारे पास आएगा, बट 60 में तो हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था कि अपनी चीज़ों का थोड़ा रेट थोड़ा देख लीजिए, है ना, कोई चीज़ आपको प्रोडक्शन करना है तो आप ऐसा कुछ करिए कि हमारा भी जो है व्यापार चलता रहे, हमारा व्यापार चौपट ना हो जाए। क्योंकि जब हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा तो हम टैक्स तो आपको दे नहीं पाएंगे, जब टैक्स ही नहीं दे पाएंगे तो अल्टीमेटली आप भी तो कमज़ोरी पड़ेंगे, है ना। एक्सपेंडिचर रिडक्शन, हेल्थ एंड एजुकेशन, यहाँ पे पब्लिक आएगा। ये ना आर्मी के जो भी खर्चे होते थे उसको हटाना चाहते थे, ये कम करना चाहते थे।
अब वो बोलते थे कि जो पैसा आप यहाँ से बचाएंगे वो हमारे हेल्थ और एजुकेशन में खर्च कर दीजिए। तो ये कुछ बेसिक्स थे इस चैप्टर के। इसमें अब जो बचता है वो ना ये दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र बनर्जी और एक और है, इन सब के ना जीवनी से जुड़ा हुआ है। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस तरीके से आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे।